आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बहुत बड़े बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं के इसी दौर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बीते तकरीबन 12 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी फेरबदल की बात हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार में कुछ बदलाव तो होने तय हैं, लेकिन जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है, उस तरीके का कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो हार है, हार के कारणों पर चर्चा की जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में थे। उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में जो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते थे, उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में फेरबदल की बातचीत हुई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में विपक्ष का सुपड़ा साफ करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन एनडीए को जोरदार झटका लगा। यूपी में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है और बैठकों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकार संगठन के बयान के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और इन्हीं सबको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए क्या कुछ कहा है। मैं जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई है। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र में मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है,
तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं जो तो तमाम तरीके की बातें अखिलेश यादव ने यहाँ पर की। शिक्षकों को लेकर के जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जो फैसला है उसको पर लेकर बात कही इन्होंने। वहीं पर इन्होंने मुख्यमंत्री को भी टारगेट किया और कहा कि उनके मुंह से ही भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं और उनके ही पार्टी के अंदर जिस तरीके की कला है ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे साथ कौशलेंद्र आचार्य हैं। आपसे हमारे साथ अभिषेक प्रताप सिंह हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी हैं। शुरुआत करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे। जिस तरीके के बयानबाजी किए जा रहे हैं बीजेपी को लेकर के, सरकार कमजोर हो गई है, पार्टी के अंदर कला है, कैबिनेट मंत्री की बैठक है, डिप्यूटी सीएम नहीं है उसमें, तो ये सारी चीजें, ये जो सारी बातें बाहर निकल कर आ रही जिस पर विपक्ष हमलावर हो रहा है, तो ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है विवेक जी? विवेक जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? कुछ नेटवर्क इश्यू के चलते विवेक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभिषेक जी, आपकी इस पे प्रतिक्रिया? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज तो आप देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से हम अभी पिछले 24 घंटे में देख रहे हैं बीजेपी में उठापटक चल रही है, क्योंकि इस बात का अंदेशा केजरीवाल जी ने बहुत पहले लगा दिया था कि चुनाव के जस्ट बाद योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। अब चूंकि उन्होंने इस बात को बता दिया था, इस बात को खंडन करने के लिए अमित शाह जी और उनके केंद्रीय कई मंत्री इस बात को खंडन कर रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो देखा जा रहा है कि केजरीवाल जी की बात को 100% सत्य कर रही है बीजेपी। हमें यह लग रहा है कि बीजेपी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके पद से हटाएगी, पद मुक्त करेगी, किसी और को बिठाएगी। तो केजरीवाल जी ने जो कहा वो सत्य होने जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इनका पूरी तरीके खराब हो चुका है। इन्हीं के मंत्री मोती सिंह जी, उन्होंने कहा कि आज की दशा को देखकर हमें रोना आता है कि जो दलाली थाने में, लेखपाल के यहाँ, तहसील के यहाँ होती है, वो दलाली इन्होंने जीवन पर्यंत नहीं देखी। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा कि आज दलाली की चरम सीमा पर पहुंच गई है। हर एक आदमी को बीजेपी परेशान कर रही है। आखिर कब तक जनता पिसती रहेगी इनकी दलाली के चक्कर में, मक्कारी के चक्कर में? अब समय आ गया है, जनता परिवर्तन चाहती है। 2027 में जनता पूरी तरीके से परिवर्तन कर रही है और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पे, इनका पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। बीजेपी इसलिए बहुत परेशान है क्योंकि बीजेपी क्या करती है, अगर हम विधानसभा में कोई मुद्दा उठाते हैं तो चुप करा देती है। यही अगर हम संसद भवन उठाते हैं तो हमारे सांसदों को निलंबित कर देती है। हमारा सांसद संजय सिंह जब से दहाड़ता है तो मोदी जी की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछता है, उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन विपक्ष मजबूत हुआ है, उसकी आवाज को अब मोदी जी, योगी जी दबा नहीं पाएंगे। और इनके अंदर खुद ही इतना बड़ा गृह युद्ध चल रहा है बीजेपी के अंदर कि गृह युद्ध में आप देखिएगा बहुत कुछ उलट पलट हो जाएगा और इनकी जो मंशा है, जो घमंड है, वो चूर हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने कोई सम्मान तो दिया नहीं कार्यकर्ताओं को, सिर्फ कार्यकर्ताओं को क्या दिया? लाठी। इन्होंने कहा कि शरद पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चलो भाई धरना करते हैं। अब बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है धरना स्थल पहुंच गए, पुलिस की लाठियां खाए, गाली खाए। 10 दिन बाद मोदी जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, वहीं से काम खत्म, उनके भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। जनता देखती है, जानती है, समझती है कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं और जो भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन पाउडर में आता है धुल जाता है। यही इनका चरित्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जनता जान चुकी है, इनको भगाएगी बहुत अच्छे से। जवाब देने के लिए विवेक जी, तमाम तरीके की बातें अभिषेक जी ने की है। पार्टी के अंदर की कला, फिर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देना, क्या यही कारण है कि अब
जिस तरीके से पहले एनडीए को हार देखने को मिली है, तो अब एक एक करके कई विधायकों की बात कर ले, कई बड़े नेता की बात कर ले, वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी में कुछ भी सही नहीं चल रहा और उसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। इन्होंने केजरीवाल की भविष्यवाणी को लेकर के बात कही कि पहले ही की ये बात कह दी गई थी उनके द्वारा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा या खुद हटेंगे? हालांकि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कुछ ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ा जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। विवेक जी, सुनील जी, मैं इस पर आपका जवाब लेना चाहूंगी। जी सुनील जी, जो मैंने सवाल पूछा है, जिस तरीके की कला की बात की जा रही है, क्या सच में अब उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री देने की तैयारी की जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की नई पुरानी नहीं कई प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए कि जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय चुना था, इसका और सीटें किसकी नैतिक रूप से पूरी जोखिम उठा रहे हैं। क्योंकि योगी जी देश के मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में सरकार है। और अगर सुनील जी, आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। कौशलेंद्र आचार्य जी हमारे साथ हैं। कौशलेंद्र जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आवाज नहीं आ रही क्या? सुनील जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है लेकिन। कौशलेंद्र जी, आपका जवाब। कौशलेंद्र जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में तो अंतर्द्वंद चल रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है जी। पिछले दिनों से, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है या लोकसभा चुनाव से पहले जो गतिविधियां या जो शीर्ष में केंद्र में जो लोग बैठे हैं, हमारे जेपी नड्डा जी ही जो एक विशेष शो में कहते हैं कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी इतना सक्षम है कि वो अपना चुनाव स्वयं लड़ सकती है या अपना चुनाव स्वयं वो जीत सकती है। कहीं ना कहीं ये अहंकार, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखियां, जैसा कि हम भी न्यूज चैनल के माध्यम से या अखबार के माध्यम से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में तो खूब उनका यूज किया जाता है, खूब प्रयोग किया जाता है, और चुनाव के बाद जैसे नेता उनके ऊपर से हाथ हटा लेते हैं तो चुनावों में जो वैमनस्यता उनकी संबंधित जगहों से, जैसे जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, वहां से जिन जिन लोगों से वैमनस्यताएं हो जाती हैं, बाद में वो लोग जब जरूरत जहां पर फंसा पाते हैं, वहां पर जब उन लोगों का कहीं पर अपने शीर्ष नेताओं की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग वहां पर जब नहीं खड़े हो पाते हैं या खड़े ही हो पाते हैं, तो उनका नाम लीजिए संबंधित विभागीय व्यक्ति, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे पीडब्ल्यू विभाग का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, कहीं भी कार्यकर्ताओं की इस तरीके से अनदेखी की गई है। और अंतर्द्वंद तो आपस में पद प्रतिष्ठा को लेकर कहीं ना कहीं तो चल रहा है, इसमें तो दो राय नहीं है। क्योंकि जो हम लोग समझ पा रहे हैं, पिछले एक साल का रिकॉर्ड, एक साल का जो हम लोगों को खबर मिल रही है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं तो संदेहास्पद इनका कार्य को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, जो पिछले 10 साल में नहीं दिखी, वो अभी साल भर से तो करीब दिखने लग गई है कि इनका अब कार्यकर्ताओं को लेकर जो इनकी यूनिटी थी, वो कहीं ना कहीं उसमें सेंध लग चुकी है। और जिस प्रकार से देखिए, हर व्यक्ति, जैसे आप किसी शीर्ष पर बैठे हैं तो चुनाव में एक कार्यकर्ता भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बड़े बड़े शो लगा करके आप जब कहते हो कि हमें किसी न दल की जरूरत है, न किसी संगठन की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी स्वयं में इतनी सक्षम हो गई है, सब कुछ कर सकती है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका अहंकार बोल रहा है। अब जब इस तरीके से अहंकार बस
आप किसी के साथ काम करेंगे, आप चुनाव ना लड़ करके, आप वोट ना जनता से अपील करके, आप आदेश दे करके वोट लेना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता फिर इधर उधर परिवर्तन का मन बना लेती है। और वर्तमान स्थिति में आप देख ही रही हैं, आपको क्या बताना है कि लोकसभा चुनाव का यूपी से जो ना उम्मीद जो सबसे ज्यादा काम केंद्र का यूपी में हुआ, चाहे वो विंध्याचल कॉरिडोर रहा हो, अयोध्या का तो विश्व प्रसिद्ध काम रहा राम मंदिर को लेकर के, वृंदावन में काम रहा हो, देश की बात करें तो एमपी में महाकालेश्वर का काम रहा हो। तो इस तरीके से जो इतना बड़ा काशी में, बनारस में बहुत बड़ा काम कॉरिडोर के रूप में हुआ, तो ये सब काम को देखकर यूपी से इतनी निराशाजनक उम्मीद जो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मिली, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से जैसे अंदर घर में कलह चल रही हो या पार्टी में कलह चल रही हो, हर व्यक्ति जैसे सागर होता है, समुद्र होता है, तो उसमें हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं से ये आभास होना अब प्रारंभ हो गया है सामान्य जनता को। हम लोग तो सामान्य जगह उठते बैठते हैं, हमें पता है सामान्य जनता को ये आभास होना शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं कुछ तो अनहोनी होने वाली है बीजेपी के साथ, जो माननीय योगी जी के लिए, जो प्रदेश की इस समय कमान संभाल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सिक्योर नहीं है, बहुत संतोषजनक नहीं है, और जनता के लिए भी वही स्थिति है। और कहीं ना कहीं इसकी आशंका अब इस समय माहौल ऐसा बन चुका है। जी तो अंतर्द्वंद से तो बीजेपी परेशान है, और हर बड़ा नेता छोटे नेता को दबाने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं, सब कुछ सारे यत्न कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से योगी जी की कार्यशैली पर भी ब्रेक तो लगा है। कुछ ऐसी खबर आई है जो हम स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कह सकते हैं, कह भी देते हैं हमें तो कोई राजनीति से किसी से कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम ये स्पष्ट कह दें, अभी मामला एक चल रहा था लखनऊ में, अकबर नगर का मामला। जब उसका ध्वस्तीकरण हुआ उसके बाद 4 मोहल्ले और 5 मोहल्ले चिन्हित किए गए, जिसमें अबरार नगर इत्यादि, खुर्रम नगर इत्यादि थे। उस फैसले को वापस लेना ही ये बता रहा है कि अब यूपी को योगी जी न चला करके केंद्र चला रही। अब केंद्र अगर चला रही, कौशलेन जी आपकी आवाज ठीक है। विवेक जी, आपसे तमाम सवालों के जवाब। तो इसका मतलब मोदी जी भी नहीं चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। कौशलेन जी, आपकी आवाज हम तक कट कर आ रही है। हाँ, तो उसी प्रकार से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। योगी जी मुहरा बना करके सीट पर बैठा दिए गए हैं, काम कई लोग कर रहे हैं उसमें। तो ये थोड़ा सा जो पिछली बार सरकार रही उसमें जो कार्यशैली थी, फटाफट निर्णय लेना, काम को गतिविधि तक पहुंचाना, अंजाम देना, वो अब इस समय जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है योगी जी विवश हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को योगी जी को भी इसकी समीक्षा जरूर करते होंगे कि हमने ऐसा क्या किया है कि जिससे ऐसा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शीर्ष के नेताओं में, प्रदेश में तो इतना अंतर्द्वंद नहीं है, लेकिन केंद्र में जरूर, क्योंकि मोदी जी की हम जो समझ पा रहे हैं, राजनीति के बारे में हमें तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं कि माननीय मोदी जी का कार्यकाल पूरा होने की ओर है, उनकी उम्र है और कभी भी वो रिजाइन कर सकते हैं, या हो सकता है कार्यकाल पूरा करके रिजाइन करें। तो अगला चेहरा बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री के पद के रूप में कौन है, इस बात का अंतर्द्वंद जो है वो मैं समझ पा रहा हूं कि चल रहा है। अगला चेहरा अमित शाह होंगे कि जेपी नड्डा होंगे कि राजनाथ सिंह होंगे, या जो बड़े चेहरे हों, उन्हीं के आपस अंतर्द्वंद के कारण यूपी प्रभावित हो रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। जी कौशलेन जी, विवेक जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तमाम तरीके की बातें कही हैं कौशलेन जी, और कहीं ना कहीं सही भी कह सकते हैं इसे विवेक जी कि अंदर की कला है जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के मुखिया भुगत रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कार्यकाल पूरा होने की बात कही जा रही है और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, क्योंकि जब से जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद से बीजेपी मंथन तो कर रही है और वो शांति से बैठ नहीं पाई है। कहीं ना कहीं हार का मुंह जो उन्होंने देखा है उससे भी वो और उपचुनाव में अच्छा करने के लिए कोशिश तो कर रही है। लेकिन क्या लगता है ये हार की वजह से है, क्योंकि जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले यही बातें कि अंदरूनी कला के चलते पार्टियां बिखर रही हैं, ये सपा के लिए बोला गया था। विवेक जी।
रत्ना जी जरा रिलीज की आवाज बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही। विवेक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, विवेक जी से जब तक हम कांटेक्ट करते हैं तब तक हम सुनील जी के पास जाते हैं। सुनील जी। रत्ना जी। जी सुनील जी, सवाल आपने सुना या मैं दोहराऊं? रत्ना जी, आज को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है मेरी तरफ से, आपके वहां से प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। जी सुनील जी। हेलो, कुछ मेरी आवाज आ रही है रत्ना जी? जी सुनील जी, आपकी आवाज हम प्रॉपर सुन पा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बताइए प्रश्न जरा, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया आपका। सुनील जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री को हटाने की बात कही जा रही है, भाजपा के अंदर कलह है, और अभी आपने बाकी प्रवक्ताओं की भी डिबेट सुनी होगी अगर, तो क्या चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर, किस बात के लिए मंथन किया जा रहा है? क्या लगता है कि जल्दी हमें मुख्यमंत्री का नया चेहरा देखने को मिलेगा यूपी में? हमें तो ऐसी उम्मीद रत्ना जी नहीं लग रही है अभी कि नया चेहरा उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी आ जाएगा अभी। हेलो। जी जी बिल्कुल, आप बोलिए। हेलो। अभी रत्ना जी ऐसा देखिए, ये मेरा अपना अनुमान है कि अभी ये जो उपचुनाव है 10 सीटों पर जी, इसके बाद ही केंद्र कोई निर्णय लेगा, और मुख्यमंत्री चेहरा बदलना कोई भारतीय जनता पार्टी की नई बात नहीं है। कई जगह मुख्यमंत्री बदले गए, नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो निर्णय करता है उस पर कोई कटाक्ष नहीं करता, न कोई मना करता। अन्य पार्टियों में है कि एक ही मुख्यमंत्री रहेगा, चाहे सरकार असमंजस में हो, अच्छी स्थिति जैसी भी स्थिति हो, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री एक ही रहेगा, मुख्यमंत्री बदला नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, नुकसान हुआ, उससे योगी जी पर तो आरोप लगना लाजिम है। योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो उन्होंने कार्य किया, कहीं न कहीं जनता उसको समझी नहीं। अगर समझी होती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोटे और सीटें कम न होती। दिक्कत यहाँ ये आई रत्ना जी कि कुछ तो विभीषण भाजपा के अपने भी हराने में लग गए, और मैं तो इतना ही कहूंगा कि कई पदों पर जो चयन हुआ वो चयन भी गलत हुआ। अब सब आप जान रहे थे कि विधानसभा, क्षमा कीजिए, लोकसभा मोहनलालगंज, लखीमपुर, सीतापुर, 3 सीटें तो ऐसी थी कि हम नहीं, लगभग खबर नबीसों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे। कौशल किशोर जी विवादित रहे, मीडिया काफी चर्चा में रहे, टेनी जी विवादित रहे, और राजेश वर्मा जी का जो नेचर है कि उनके कार्यकर्ता छोड़ दिए कि जो मिलने से जाता है उसे ठीक से बात नहीं करते। तो जब अपने कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, अहम में डूब जाओगे, तो निश्चित रूप से मोदी जी, योगी जी कब तक जिताएंगे आप? और जो लोग विजयी हुए हैं उनमें ऐसा नहीं है कि श्रेय योगी जी का भी है, मोदी जी का भी है। अपने श्रेय साथ साथ में इतनी सीटें अगर उत्तर प्रदेश में आई हैं तो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर के भी कारण आई हैं। लेकिन यहाँ आपने भी देखा होगा रत्ना जी, आप इस पत्रकार हैं, कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज थे, विशेषकर योगी जी से भी जो नाराज थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी बात, जो बेसिक कार्यकर्ता था आपका, वो भी ठीक है सुनील जी। विवेक जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, काफी देर से मैं जवाब लेना चाह रही थी आपसे। तो इस जो पूरे घमासान, सियासी घमासान फैला हुआ है और यूपी की सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अभी कौशलेराचार्य जी भी थे, आपके प्रवक्ता भी हैं, तो इनका यही कहना है कि जिस तरीके से यूपी में हार का सामना करना पड़ा है, जनता को समझ नहीं पाया। अब आपके ही कार्यकर्ता और जितने नेता हैं, वो विधायक हैं, वो सामने आ रहे हैं, वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने को दौड़ रही है, कुर्सियों की जो ये लड़ाई हो रही है, तो इसका फायदा और नुकसान, फायदा तो खैर विपक्ष तो सवाल उठा के अपना दिखा रहा है, लेकिन इसका नुकसान अब बीजेपी को कितना भुगतना पड़ सकता है? विवेक जी। देखिए रत्ना जी, अगर आप मंथन, आप चिंतन में कहीं से कोई समस्या निकल के आ रही है, उससे कोई कार्यकर्ता नेतृत्व को अवगत करा रहा है, तो उसको नकारात्मकता से लिए जाने की आवश्यकता नहीं, उसको सकारात्मकता से ले जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है,
और अगर किसी कार्यकर्ता को सरकार के किसी अंग से कहीं कोई समस्या समाज में दिखाई दे रही, उसको सरकार को नेतृत्व को अवगत करा रहा है। इसको कुर्सी की जंग नहीं करती, वो अपनी राजनीतिक कार्यकर्ता होने की जिम्मेदारी निभा रहा है। और उस पर देखिए संज्ञान लेते सरकार ने आज ही डिजिटल अटेंडेंस का फैसला अपना स्थगित किया है। तो सरकार को फीडबैक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाए और सरकार उस पर अमल करे, ये अच्छी स्थिति है। और रही बात जो कुछ चुनावों में जिन कारणों से हार हुई, उसका चिंतन मंथन नेतृत्व का कार्य है। तो कार्यकर्ता पार्टी जहां लगाएगी लगेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इन स्थितियों से पार्टी निकल करके उपचुनाव की तैयारी में लगेगी और हम उपचुनाव जीतेंगे। जी ठीक है विवेक जी। अभिषेक जी, विवेक जी का तो साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उसमें ऐसा कुछ है नहीं। उपचुनाव की तैयारियां जो की जा रही हैं वो तैयारी ऐसी है जो 10 सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है, इस वजह से मीटिंग्स वगैरह की जा रही हैं। उनके हिसाब से तो कोई कला नहीं है। अभिषेक जी। ठीक है, कौशलेन जी आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, मुद्दा उपचुनाव का नहीं है। जो मेन चुनाव था वो इतना निराशाजनक रहा। उपचुनाव की 10 लगभग सीटें होनी चाहिए थी, तो 10 सीट का उपचुनाव करा करके हमें नहीं लगता है कि उसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। जो वर्तमान परिस्थिति अंतर्द्वंद वाली चल रही है, ये विधानसभा चुनाव 2027 को प्रभावित कर रही है। जो ये बार बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे को बदलने की बात की जा रही है, ये बात किन्हीं भी सूत्रों से लीक हो रही है या जो जनता तक मैसेज जा रहा है, इसका बहुत भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2027। हम उपचुनाव की तो बातें नहीं कर, 10 सीट जीत करके उपचुनाव में क्या कर लोगे? आपका टारगेट 400 पार का था। आपकी एनडीए प्लस भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हैं दुनिया जान रही है। 10 सीट हम कह रहे हैं जीत लो, 10 के 10, वो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जो ये अंतर्द्वंद वाली जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद को लेकर के चेहरा चेंज करने की बात की जा रही है, या उनके आंतरिक आपसी कलह की बात कही जा रही है, या कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात की जा रही है, या अभी भैया ने टिकट बंटवारे को लेकर भी बात कही, तो ये नो डाउट इसमें तो दो राय है ही नहीं कि यूपी में 25 से अधिक सीटें टिकट बंटवारे को लेकर ही हारी है, इसमें भी दो राय नहीं। जिसमें हमने कई राजनीतिक जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं उनसे सुना है कि माननीय योगी जी की लिस्ट गई थी, लेकिन उस पर कलम चला दी गई और अपने हिसाब से केंद्र ने टिकट बांटा, इसमें योगी जी का कोई रोल नहीं है। तो हम कह रहे हैं योगी जी को कल हटा दें, उससे हमें ना कोई लाभ है ना उससे कोई नुकसान। लेकिन हाँ, इसका साइड इफेक्ट 2027 के विधानसभा चुनाव में खूब दिख रहा है और खूब उसको विपक्ष को पूरा लाभ मिल रहा है और मिलेगा। जी कौशलेन जी, विवेक जी, इस पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि बार बार अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही है, आप ही के पार्टी के विधायक बाहर आ रहे हैं, वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि नहीं है सब कुछ सही, उनके होने ना होने से कोई फायदा नहीं होगा पार्टी को। विवेक जी, नेतृत्व तय करेगा कौन होगा कौन नहीं होगा। अंदरूनी कला जैसा कोई विषय नहीं है। पार्टी में किसको क्या दायित्व है, किसको क्या जिम्मेदारी नहीं है, तय होता है। सामान्य भावना से हम लोग मैदान में जाते हैं। अब अगर कहीं जय मिली कहीं पराजय मिली, उन कारणों को चिन्हित करना नेतृत्व का कार्य है। हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता पार्टी में जो जिम्मेदारी देगी हम उस पर अपना धर्म निभाएंगे। और ये कहना कि कोई अंतर कला ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग पार्टी के। तो विवेक जी, आपका कहने का मतलब है कि जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कही जा रही है और वो झूठ है, फिर मतलब पार्टी के अंदर कोई कला नहीं है, क्योंकि ये बातें तो पहले भी सुनने में आती थी और अब कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तो सामने दिख रहा है। जी विवेक जी, आवाज नहीं आ रही अब अभी आ रही है आपको हमारी आवाज? अरे बताए।
विवेक जी, उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। वहीं आचार्य जी ने भी कहा कि कोई ना कोई कलह तो जारी है, जिसको लेकर के अब उसके रिजल्ट सामने दिख रहे हैं। योगी जी जिस तरीके से फैसले लेते थे, अब वो फैसले ले नहीं पाते, ऐसा लगता है केंद्र ही फैसला ले रहा है। तो योगी जी का होने का ना होने का कोई फायदा नहीं। और ये बात पहले भी कही गई थी कि वक्त आने पर इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। तो अब वो रिजल्ट तो सामने दिख रहा है ना विवेक जी। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है? जो तो उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, आपके हिसाब से वो बदलाव क्या है विवेक जी? अरे यहाँ सपना जी 3 साल में संगठन ऐसे ही बदल जाता है। ये कोई परिवारवादी पार्टी तो है नहीं कि जीते जी से लेके मरने तक अखिलेश यादव अध्यक्ष रहेंगे। ये तो हमारे तो संगठन में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा होती, इस बार भी होगा। कोई रिजल्ट दे पाता है अपने उस कार्यकाल में, कोई नहीं दे पाता है। जो भी कारण है तो उसकी समीक्षा करके उन कारणों का निराकरण किया जाता है और संगठन फिर उसी गति से आगे बढ़ता है। ये कहना कि कोई अंतर कला है, ये सब बड़ी बकवास है। अनुशासित दल है भारतीय जनता पार्टी, सब अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और इसको जो दायित्व मिलेगा आगे उसको निभाएगा। जी विवेक जी, ठीक है। अभिषेक जी, विवेक जी तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कोई कलह नहीं है और जो उपचुनाव की तैयारी है वो हो रही है, अच्छे से हो रही है। इस पे विपक्ष को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभिषेक जी, ठीक है। सुनील जी, आपसे इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी। कौशलेन जी कुछ कह रहे हैं। अधिक लोग बेमौत मार दिए गए। कौशलेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, आपका माइक अनम्यूट था, शायद हम आपको सुन नहीं पाए। कौशलेन जी, जिस भारतीय जनता पार्टी को जी लायन आर्डर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पार्टी जाना जाता था माननीय योगी जी को, उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हाथरस में 200 से अधिक लोग बेमौत मार दिए गए और जिसके कारण मारे गए सूरजपाल जो उस पूरे कार्यक्रम के सरगना थे, उनको क्लीन चिट दे दी जा रही है। उन्हीं योगी जी के सरकार में जिन योगी जी ने बुलडोजर चलवाया था अन्य के ऊपर। तो इसका मतलब आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि क्या योगी जी अपना ही डिसीजन ले रहे हैं? आपको लग रहा है ऐसा? उनके कार्यकर्ता नहीं, बड़े प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी को एयरपोर्ट पर परिवार के सामने बेइज्जत कर देता है एक सामान्य दरोगा। तो आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रशासन को भी मालूम चल चुका है कि अंतर्द्वंद क्या है, कोई किसी की सुनने वाला है नहीं। हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि हेलो जी 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 कौशलेन जी, जी हमने तो पहले क्लियर कर दिया है कि अंतर्द्वंद का खेल यह है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकल रही है। कौशलेन जी, विवेक जी तो बार-बार विवेक जी से मैंने ये सवाल किया, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हो उसका प्रदेश प्रवक्ता बुला करके, नाम लीजिए, रोक करके रगड़ दिया जा रहा है एयरपोर्ट पर परिवार के सामने, उसकी कोई अपनी अहमियत ही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? आप खुद हिसाब लगाइए, आप इतने दिन से पत्रकार हैं, ये तो हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोग समझ रहे हैं। खैर, हम ये बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल का कोई समर्थन नहीं है हमारा अभी तक। हम लोग विचारधाराओं के खाली समर्थक हैं बस। तो कौशलेन जी, यहाँ पर एक सवाल है कुछ तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं और आप भी स्वीकारेंगी कि बीजेपी में बड़ा कुछ बदलाव होने वाला है, जिसका साइड इफेक्ट जो है हम और स्पष्ट करते हैं। मैं पेशेवर जो स्पष्ट कर दूं, 2027 में हमारी रिकॉर्डिंग रखिएगा, 2027 में इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होने वाला है। कौशलेन जी, जो आपने कहा रिकॉर्डिंग की बात, इसी पर मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसे पहले बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही थी और ये बोल रही थी कि जब वो जीत जाएगी पूरी बहुमत के साथ तो विपक्ष जो है वो ईवीएम को लेकर के रोना रोएगा, ईवीएम पे सवाल उठाएगा, लेकिन रिजल्ट जो परिणाम था वो बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि विपक्ष तो कहता था कि हमें इनका अहंकार तोड़ना था, हमें लोकतंत्र को बदलने से बचाना था और तमाम तरीके की बातें। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष तो उसमें सफल रहा है। तो अभी आपने रिकॉर्डिंग की है जो बात कही है, तो इसी पर मेरा ये सवाल था कि जैसे आज ये बोल रहे हैं कि अंदरूनी कलह नहीं है, कोई भी चेहरा नहीं बदला जा रहा है, तो कल को क्या अगर ऐसा होता है जो जिसकी पॉसिबिलिटीज पूरी दिख रही है कौशलेन जी, तो क्या ये पलट सकते हैं अपने बयान से?
अपने बयानों से हमेशा पलटते रहे हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना हाई लेवल का मामला रहा है, बता तो रहा हूं कि अकबर नगर को ध्वस्त किया जा रहा है बगल ही में, कुकरेल को विस्तार करने के लिए, कुकरेल नदी को, और अबरार नगर, खुर्रम नगर, ऐसे 4-5 कॉलोनियां हैं, पूरे नाम हमको नहीं याद है वर्तमान, उस पर मकान चिन्हित किए गए, उनको गिराने के लिए बुलडोजर भी पहुंचा और केंद्र ने फैसला ले लिया कि कुछ नहीं होगा। हाथरस में 200 से अधिक लोग बेमौत मार दिए गए सूरजपाल नाम के व्यक्ति के द्वारा एक आयोजन पर। वहां पर सूरजपाल की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कैसी सरकार चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी यानी माननीय योगी जी भी तो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं कि इनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहा। उसको क्लीन चिट दी जा रही है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आयोजक की गड़बड़ी रही है। तो इस तरीके के बयान, जब वो अपना किया हुआ काम नहीं याद कर रहे हैं, और जब तो बयान तो सामान्य चीज है, बयान तो पलट दी जाएगी। विवेक जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बयानबाजी से पलटना तो बीजेपी की पुरानी आदत है। इनका अपना मत व्यक्ति स्वतंत्रता है, जो चाहे जो आदमी कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। हमने किसी को बख्शा नहीं, चाहे अपने हो चाहे पराये हो। बार बार ये घटना विशेष का जिक्र कर रहे हैं, तो सूरजपाल के ऊपर क्यों कृपा की जा रही है? फिर कोई कृपा नहीं हो रही है, आपका दृष्टिकोण है, आप कैसे दृष्टिकोण से देखिए उसको। अगर कहीं ना कहीं उसका केंद्र में रहा है, पैट तो है ही है, माननीय शाह जी से होगा, राजनाथ सिंह जी से होगा, कहीं ना जेपी नड्डा जी से होगा। आप कानूनन आप कानूनी व्यक्ति नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके मन की भड़ास किसी व्यक्ति विशेष पे निकल जाए। कानून के धाराओं में जो मुलजिम बनेगा तो कानून अपना काम करेगा। एक अपनी गाड़ी में बैठ के गुजर रहा है और वहां भगदड़ मच रही है, अगर उसमें उसके साथ वार्ता होगी तो कानून सीट में जाएगा, नहीं भी तो हम आपकी भड़ास पूरी करने की उसको थोड़ी सीट तो पीछे कर देंगे। आयोजकों की जिम्मेदारी थी, वहां निभाते। और आप कानून आप भड़ास निकाल आप देखिए, कानून हमारी आपकी भावनाओं से नहीं चलता। कानून अपने धाराओं से किताबों से चलता है। हमारी आपकी भावनाएं फाइल के बारे में हो सकती है नकारात्मक हो, देखिए हमारी आपकी भावनाएं उनके बारे में नकारात्मक हो सकती है। हमको भी अच्छा नहीं लगा, 200 लोगों की इस तरह से जान गई, लेकिन अगर कानूनी दायरे में नहीं फंसता है तो हमारे पास कोई ऐसा तंत्र थोड़ी कि उसको फंसा के टांग दे। जी कौशलेन जी, आप कुछ कह रहे थे। रत्ना जी, ऐसा है जी, ये जो बीजेपी का दोहरा चरित्र है ना, ये कह रहा हूँ कि बसपा सरकार में उसको मंत्री लाल बत्ती गाड़ी मिली हुई थी। सपा सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके मंच पर जाया करते थे। तो मुझे ये उम्मीद थी कि चलिए ठीक है, कम से कम किसी अन्य पार्टियों के संबंध रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संबंध नहीं रहे होंगे। 200 से अधिक लोग बेमौत मारे गए तो कार्रवाई होगी कदाचित। एक व्यक्ति को मारना कानूनन अपराध है। किसी व्यक्ति के द्वारा 200 से अधिक व्यक्ति निरपराध मार दिए जाएं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अरे भड़ास निकालने के बहुत साधन है महोदय, डिबेट ही नहीं होता है भड़ास निकालने का साधन। तो कहना चाहते हैं कि विवेक जी को आप इनडायरेक्ट वे में आप ये बोल रहे हैं कि भड़ास वहां निकाले जहां पर जरूरी हो, इनडायरेक्ट वे में यहाँ बैठकर भड़ास निकालने की कोई मतलब नहीं है। कौशलेन जी, तो जरूरी जगह पर ही तो निकाल रहा हूं, आप लगवाइए मंच, हम रहे हैं बोलने, हमारा तो काम ही यही है, हम तो जरूरी ही जगह भड़ास निकालते हैं। तो विवेक जी, आप कब जरूरी जगह पर अपनी भड़ास निकालेंगे, कौशलेन जी का सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से हालात हुए हैं जी। देखिए रत्ना जी, ये मंच गंभीर चर्चा का है। आप किसी से भावनात्मक कष्ट है या आपका विषय, कानूनी धाराओं में अगर मुलजिम नहीं बनता उसको हम कहां से मुलजिम बना देंगे।
आपकी इच्छा पूरी करने कौन से कानून के हिसाब से मुजरिम नहीं बन रहा है, कौन से कानून के हिसाब से बनेगा? रत्ना जी, जब ये भगदड़ हुई, बाबा ने कहा कि मेरी चरण रज लीजिए, उस चरण रज को लेने के लिए भगदड़ हुई। आखिर ये बाबा किसके प्रोपेगेंडा में था? आज ये बाबा क्यों बचाया जा रहा है? 123 लोग बेमौत मारे गए, इसलिए बचाया जा रहा है उसको। हम तो ये देश का ट्रेंड ऐसा है कि भाई आप अपना कपड़ा उतार करके घूमने लगे, कुछ लोग आपके पैर छूने लगेंगे, कुछ लोग आपको गाली देने लगेंगे, पक्ष विपक्ष आपका तुरंत उपस्थित हो जाएगा। जब यहाँ लोग मजार पूछते हैं और उसमें भगदड़ मच जाती, तो इसके ऊपर काम मुकदमा लिख देगा। ये देश ही ऐसा है, उसका क्या करेंगे आप? इन सब विषयों पर गंभीर तरीके से अलग चर्चा कर लीजिएगा। अभी जो विषय है राजनीतिक मुद्दा, पूरा उत्तर देते। जी कौशलेन जी, आप कुछ कह रहे थे। रत्ना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो कानून के दायरे में अभिषेक नहीं जी, आ जी, रहा है, अभिषेक जी। कानून के दायरे में वहां उपस्थित कोई व्यक्ति तो आ रहा है, जी आयोजक आ रहा है, आयोजक के ऊपर कार्रवाई हुई, या 80,000 का परमिशन साथ था तो वहां पर 2 लाख लोग कैसे इकट्ठा हुए? वहां प्रशासन जिम्मेदारी ले रहा है इस बात की? वो प्रशासन की कहीं ना कहीं देखो तो ये कह पाना, जो लोग बेचारे मर गए उनसे जाकर के उनके घर में उनका हाल जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किन किन परिस्थितियों में वहां कैसे अपने आप को बचाने के लिए पहुंचे थे। और एक फर्जी व्यक्ति बाबा बना घूम रहा है और उसको आप अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। अभी कोई सामान्य व्यक्ति कोई घटना किया होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। आप उसको गिरफ्तार हो, आप कह रहे हैं आपने पहले बिना गिरफ्तार करे पहले ही आपने क्लियर कर दिया कि वो उसके ऊपर कोई धारा नहीं बन रही है। वो व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि हमारा चरण धूलि ले लो। चरण धूलि लेने लोग पहुंचे और लेने पहुंचे तो उसको तो ऐसी घटनाएं हुई। ठीक है कौशलेन जी। अभिषेक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। जहां तक बात रही उस प्रोपेगेंडा बाबा की, 123 लोग बेमौत मारे गए, उस मौत के कारण 2 लाख रुपए का जो चूना दिया जा रहा है, एक चूना पट्टी दी जा रही है, किसी ने अपना माँ खोया, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना भाई खोया। आखिर इस घटना से कब संज्ञान सरकार लेगी? बाबाओं को संरक्षण, इन भोगी बाबाओं को संरक्षण कब तक देगी है सरकार? दूसरी बात, जो बीजेपी का अंतर कला चल रही है, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। केजरीवाल जी ने इस भविष्यवाणी को 3 महीना पहले कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ जी को ये बीजेपी सरकार हटाने वाली है, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी अंतरकला चल रही है। बीजेपी ना तो अपने विधायकों को सम्मान देती है, ना अपने बूथ अध्यक्षों को सम्मान देती है, ना अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। बस जब आता है तो उनको यूज कर लेती है। चुनाव आया, चलो वोट मांगो। जब उनकी बात थाने की आती है, पुलिस की आती है, लेखपाल कचहरी की आती है, तो कोई भी बड़ा नेता उनके साथ स्टैंड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर ही नहीं है, सिर्फ वो यूज एंड थ्रो करना जानते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। 2027 क्या, इस उपचुनाव में ही बीजेपी का जितना भी दोहरा चरित्र है, जनता देख के इनको सफाया कर देगी और बुरी तरीके से ये हार जाएंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि जनता के बीच में जाएं। इन्होंने सिर्फ मछली, मटन, मुर्गा, मुस्लिम, मंदिर, इसी की राजनीति की है। अगर 2-4 शब्द हटा दिए जाए तो इनके पास राजनीति में भाषण देने के लिए कुछ नहीं बचा है। और जहां तक बात रही राजनीति की, इतनी गंदी राजनीति पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश चल रही है, उतनी गंदी राजनीति आज तक नहीं हुई। इन्हीं के नेता, इन्हीं के मंत्री बोलते हैं कि जितना भ्रष्टाचार इस समय चल रहा है, उतना भ्रष्टाचार उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। आखिर ये कहां तक जाएगा? कहां तक जनता बर्दाश्त करेगी? जनता अब ऊब चुकी है। 5 किलो राशन पे जनता मानेगी? आप किसानों का हाल सुनते नहीं है। जो डीएपी 1000 की थी, आज वो 2000 की पहुंच गई। उनका एमएसपी मूल्य निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं आप। एक नेता राहुल गांधी जी आज विपक्ष में एक मजबूत आवाज बन के खड़े हुए हैं, आप उनका मजाक बनाते हैं। आप सदन में अबानी जी को गाली देते हैं और अडानी जी घर पहुंच जाते हैं दावत खाने। आखिर कैसा चले? जनता सब देख रही, जान रही है, और जनता आपको बहुत जल्द यहां से हटाएगी। धन्यवाद। ठीक है अभिषेक जी, इसी पर आखिरी प्रतिक्रिया लेते हुए विवेक जी से कि जनता ने तो अपना फैसला दिखा दिया, सुना दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हार
देखने को मिली, उसके बाद अब तो नहीं लगता विधानसभा में अगर आप जीत भी जाते हैं, जैसे कि कौशलेन जी ने भी कहा, तो उसका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। विवेक जी, देखिए उपचुनाव से ये सही बात है, कोई विधानसभा का समीकरण बनने बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये चुनाव की पार्टी के मनोबल के लिए माइलस्टोन साबित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है। हम पूरी गंभीरता में लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लोग हवाई मंसूबे पाल रहे हैं उनके किले ध्वस्त हो जाएंगे। और अभी मेरे मित्र ने जो आरोप लगाया कि लोग अंबानी को गाली दे रहे थे और उनकी शादी में शिरकत भी किए, तो पूरी इंडी गठबंधन के लोगों की दफाई देखी गई। खैर वो अलग विषय है, मैं किसी के उसमें व्यक्तिगत व्यवहार में नहीं घुसना चाहता, उनका क्या किसके साथ व्यवहार है, राजनीति लोगों की अपनी जगह है। फिलहाल तो भी हमारे जो परिणाम नहीं आए हमारी आशा के अनुरूप, उनके कारणों का चिंतन करना ही नेतृत्व का कार्य नेतृत्व कर रहा है और उन कारणों का निराकरण करके पूरी पार्टी पूरी तन्मयता के साथ चुनाव में लगेगी और जीत हमारी। लेकिन विवेक जी, अभी खबर आ रही है, अभी की खबर है ये कि सीएम योगी जो है वो राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं। अब ये किस ओर इशारा करता है? क्या वो इस्तीफा देने गए हैं? क्योंकि यहाँ बड़ा सवाल है। बात कर रही विधानसभा सत्र के बाबत चर्चा करने गए अभिषेक जी, विवेक जी, अभिषेक जी, ये बड़ी खबर है। नहीं अभिषेक, विधानसभा सत्र के बारे में चर्चा करने गए, ये सब क्या बातें आप लोग फैला रहे हैं? अभिषेक जी, कौशलेन जी, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। ठीक है विवेक जी, इसी पर आपसे आखिरी जवाब लेते हुए इस मुद्दे की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। विवेक जी, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, विधानसभा का सत्र संभावित है, उसी की तिथियों की चर्चा मुख्यमंत्री जाकर के महामहिम से करते हैं, उन्हीं के आखिरी फैसले पे विधानसभा बुलाई जाती है, तो राज्यपाल का भाषण होता है, उनसे सारी चीजों को मूर्त रूप देने के क्रम में मंत्री की यह मुलाकात महामहिम से हो रही है राज्यपाल महोदया से। इसको किसी अन्यथा चर्चा में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ पैनल में जुड़ने के लिए और हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से अब विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है और ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि राज्यपाल से मिलने पहुंच चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब क्या कुछ फैसला होने वाला है, इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने की बात कही जा रही है। हालांकि जिस तरीके से पक्ष ये बोल रहा है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं होने वाला है जिसका अनुमान विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, तो ये बड़ा बदलाव क्या होने वाला है, इस पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।